नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का साहित्य कला संस्कृति पर आधारित YouTube चैनल प्रज्ञादीप पर स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद के जीवन को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि हमें उपन्यास की विस्तृत समझ अगर रखनी हो, उपन्यास के विषय में पूरी जानकारी रखनी हो, तो मुंशी प्रेमचंद के जाने बिना उपन्यास के उत्कृष्टतम रूप को हम समझ नहीं पाएंगे। यदि हमें उपन्यास के सौष्ठव को, उपन्यास के यथार्थ को, उपन्यास के कथानक को बेहतर ढंग से समझना है तो हमें प्रेमचंद के उपन्यासों को पढ़ना होगा। प्रेमचंद केवल उपन्यास ही नहीं लिखे हैं, प्रेमचंद कहानी भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, निबंध भी लिखे हैं, लेकिन उपन्यासों में इसकी एक विशेष पकड़ है। उनके व्यक्तित्व को केंद्र में रखकर उपन्यास का एक भाग ही है प्रेमचंद युग। तो आइए हम प्रेमचंद के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यासकार, कहानीकार एवं विचारक थे। उन्होंने सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान आदि लगभग 1.5 दर्जन उपन्यास तथा कफन, पूस की रात, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, बूढ़ी काकी, 2 बैलों की कथा आदि 300 से अधिक कहानियां लिखी। इनमें से अधिकांश हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने अपने दौर की सभी प्रमुख उर्दू और हिंदी पत्रिकाओं जमाना, सरस्वती, माधुरी, मर्यादा, चांद, सुधा आदि में लिखा। उन्होंने हिंदी समाचार पत्र जागरण तथा साहित्यिक पत्रिका हंस का संपादन और प्रकाशन भी किया। इसके लिए उन्हें सरस्वती प्रेस खरीदा, जो बाद में घाटे में रहा और बंद करना पड़ा। प्रेमचंद फिल्मों की पटकथा लिखने मुंबई आए और लगभग 3 वर्ष तक वहीं रहे। जीवन के अंतिम दिनों तक वे साहित्य सृजन में लगे रहे। महाजनी सभ्यता उनका अंतिम निबंध है। साहित्य का उद्देश्य उनका अंतिम व्याख्यान है। कफन उनकी अंतिम कहानी है। गोदान उनका अंतिम उपन्यास है और अंतिम अधूरा उपन्यास मंगल सूत्र है। 1906 से लेकर 1936 तक के बीच लिखा गया प्रेमचंद का साहित्य इन 30 वर्षों का सामाजिक सांस्कृतिक दस्तावेज कह सकते हैं। इसमें उस दौर के समाज सुधारक आंदोलनों, स्वाधीनता संग्राम तथा प्रगतिवादी आंदोलनों के सामाजिक प्रभाव का स्पष्ट चित्रण हमें देखने को मिलता है, जिसमें दहेज, अनमेल विवाह, पराधीनता, लगान, छुआछूत, जाति भेद, विधवा विवाह, आधुनिकता, स्त्री पुरुष समानता आदि उस दौर के सभी प्रमुख समस्याओं पर हमें उनकी लेखनी मिलती है। आदर्शोन्मुख यथार्थवाद उनकी साहित्य की प्रमुख विशेषता रही। हिंदी कहानी तथा उपन्यास के क्षेत्र में 1918 से लेकर 1936 तक के कालखंड को प्रेमचंद के व्यक्तित्व को देखते हुए कालखंड का नाम ही रख दिया प्रेमचंद युग। अर्थात उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावित था कि 1918 से लेकर 1936 तक का जो समय है उपन्यास के क्षेत्र में, उसे हम प्रेमचंद के युग से जानते हैं। चलिए हम प्रेमचंद के जीवन परिचय के विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी जिले के लम्ही गांव में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। उनकी माता का नाम आनंदी देवी था तथा पिता का नाम मुंशी अजायब राय था, जो लम्ही में डाक मुंशी थे। प्रेमचंद की आरंभिक शिक्षा फारसी में हुई थी। प्रेमचंद के माता पिता के संबंध में प्रखर आलोचक रामविलास शर्मा लिखते हैं कि जब वे 7 साल के थे तभी उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। जब 15 साल के हुए तब उनकी शादी कर दी गई और 16 साल के होने पर उनके पिता का भी देहांत हो गया। इसके कारण उनका प्रारंभिक जीवन संघर्षमय रहा। प्रेमचंद के जीवन का साहित्य से क्या संबंध है, इस बात की पुष्टि रामविलास शर्मा इस कथन से करते हैं कि सौतेली मां का व्यवहार
बचपन में शादी, पंडित पुरोहित का कर्मकांड, किसानों और कलरकों का दुखी जीवन, ये सब प्रेमचंद ने 16 साल की उम्र में ही देख लिया था। इसलिए उनके लिए ये अनुभव एक जबरदस्त सच्चाई लिए हुए उनके कथा साहित्य में झलक उठते हैं। उनकी बचपन से ही पढ़ने में बहुत रुचि थी। 13 साल की उम्र में ही उन्होंने तिलिस्मे होशरुबा पढ़ लिया था और उन्होंने उर्दू के मशहूर रचनाकार रतन नाथ सरसार, मिर्जा हादी, रुस्वा और मौलाना सदर के उपन्यासों से परिचय प्राप्त कर लिया था। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ था 1906 में, और दूसरा विवाह शिवरानी देवी से हुआ था जो बाल विधवा थी। वे सुशिक्षित महिला थी जिन्होंने कुछ कहानियां और प्रेमचंद घर में शीर्षक पुस्तक भी लिखी। इनकी 3 संतानें हुई थी, श्रीपत राय, अमृत राय और कमला देवी श्रीवास्तव। 1898 में मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वे एक स्थानीय विद्यालय में शिक्षक नियुक्त हो गए थे। नौकरी के साथ ही उन्होंने पढ़ाई जारी रखी। उनकी शिक्षा के संदर्भ में आगे रामविलास शर्मा ये कहते हैं कि 1910 में अंग्रेजी, दर्शन, फारसी और इतिहास लेकर इंटर किया और 1919 में अंग्रेजी, फारसी और इतिहास लेकर बीए भी की। 1919 में बीए पास करने के बाद वे शिक्षक विभाग में इंस्पेक्टर के पद पर भी नियुक्त हुए थे। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के सरकारी नौकरी छोड़ने के आह्वान पर उन्होंने स्कूल इंस्पेक्टर के पद से 13 जून को त्याग दे दिया था। इसके बाद उन्होंने लेखन को अपना व्यवसाय बना लिया। मर्यादा, माधुरी आदि पत्रिकाओं में वे संपादक पद पर कार्यरत रहे। इसी दौरान उन्होंने प्रवासी लाल के साथ मिलकर सरस्वती प्रेस भी खरीदा था, हंस और जागरण निकाला। प्रेस उनके लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद सिद्ध नहीं हुआ। 1933 में अपने ऋण को पटाने के लिए उन्होंने मोहनलाल भवनानी के सिनेटोन कंपनी में कहानी लेखक के रूप में काम करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था। फिल्म नगरी प्रेमचंद को रास नहीं आई। वे 1 वर्ष का अनुबंध भी पूरा नहीं कर सके और 2 महीने का वेतन छोड़कर बनारस लौट आए। उनका स्वास्थ्य निरंतर बिगड़ता गया। लंबी बीमारी के बाद 8 अक्टूबर 1936 को उनका निधन हो गया। हम उनके व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो जान गए, अब हम उनके साहित्यिक जीवन की यात्रा की बात करते हैं। प्रेमचंद के साहित्यिक जीवन का आरंभ 1901 में हो चुका था। आरंभ में नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे। प्रेमचंद की पहली रचना के संबंध में रामविलास शर्मा जी कहते हैं कि प्रेमचंद की पहली रचना जो अप्रकाशित थी रही, शायद उनका वह नाटक था जो उन्होंने अपने मामा जी के प्रेम और उस प्रेम के फलस्वरूप चमारों द्वारा उनके पिटाई पर लिखा था, जिसका जिक्र उन्होंने पहली रचना नाम से अपने लेख में किया है। उनका पहला उपलब्ध लेखन उर्दू उपन्यास असरारे माविद है जो धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिंदी रूपांतरण देवस्थान रहस्य नाम से हुआ। प्रेमचंद का दूसरा उपन्यास हम कुर्मा व हम शबाब है, जिसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा के नाम से 1907 में प्रकाशित हुआ। 1908 में उनका पहला कहानी संग्रह सोजी वतन प्रकाशित हुआ। देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत इस संग्रह को अंग्रेजी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया और इनकी सभी प्रतियां जब्त कर ली और इसके लेखक नवाब राय को भविष्य में लेखन न करने की चेतावनी भी दे दी गई। इसके कारण उन्होंने नाम बदलकर प्रेमचंद के नाम से लिखना पड़ा। उनका यह नाम दयानारायण निगम ने रखा था। याद रखिए, दयानारायण निगम। इस तरह के शॉर्ट प्रश्न पूछे जाते हैं कि प्रेमचंद का नाम किसने दिया था, तो प्रश्न उत्तर होगा दयानारायण निगम ने। प्रेमचंद नाम से उनकी पहली कहानी बड़े घर की बेटी जमाना पत्रिका के दिसंबर 1910 में प्रकाशित हुई। 1915 में ये उस समय की प्रसिद्ध हिंदी मासिक पत्रिका सरस्वती के दिसंबर अंक में पहली बार उनकी कहानी सौत नाम से प्रकाशित हुई।
1918 में उनका पहला हिंदी उपन्यास सेवा सदन प्रकाशित हुआ। इसकी अत्यधिक लोकप्रियता ने प्रेमचंद को उर्दू से हिंदी का कथाकार बना दिया। हालांकि उनकी लगभग सभी रचनाएं हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में प्रकाशित होती रही है। उन्होंने लगभग 300 कहानियां तथा 1.5 दर्जन उपन्यास लिखे हैं। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद वो पूरी तरह से साहित्य सृजन में लग गए। उन्होंने कुछ महीने मर्यादा नामक पत्रिका का संपादन भी किया। इसके बाद उन्होंने लगभग 6 वर्षों तक हिंदी पत्रिका मांझी का संपादन किया। 1922 में उन्होंने बेदखली की समस्या पर आधारित प्रेमाश्रम उपन्यास लिखा। 1925 में उन्होंने रंगभूमि नामक बृहद उपन्यास लिखा, जिसके लिए उन्हें मंगला पारितोषिक सम्मान भी मिला। याद रखिए, मंगला पारितोषिक सम्मान उन्हें रंगभूमि के लिए मिला है। 1926 से 27 ईस्वी के दौरान उन्होंने महादेवी वर्मा द्वारा संपादित मासिक पत्रिका चांद के लिए धारावाहिक उपन्यास के रूप में निर्मला की रचना की। इसके बाद उन्होंने कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि और गोदान की रचना की। उन्होंने 1930 में बनारस में अपना मासिक पत्रिका हंस का प्रकाशन शुरू किया। 1932 में उन्होंने हिंदी साहित्यिक पत्र जागरण का प्रकाशन भी आरंभ किया। लखनऊ में 1936 में अखिल भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के सम्मेलन की प्रथम अध्यक्षता भी उन्हीं ने की। उन्होंने मोहन दयाराम भवनानी की अजंता सिनेटोन कंपनी में कथा लेखक की नौकरी भी की और 1934 में प्रदर्शित फिल्म मजदूर की कहानी भी उन्हीं के द्वारा लिखी गई है। 1920 से 1936 तक प्रेमचंद लगभग 10 या अधिक कहानी प्रतिवर्ष लिखते थे। मरणोपरांत उनकी कहानियां मानसरोवर नाम से 8 खंडों में प्रकाशित हुई। उपन्यास और कहानी के अतिरिक्त वैचारिक निबंध, संपादकीय पत्र के रूप में भी उनका विपुल लेखन उपलब्ध है। जब हम उनकी रचनाओं की बात करते हैं तो उनकी रचनाओं में सर्वप्रथम हम उपन्यास को लेते हैं। उन्होंने कई सारे उपन्यास लिखे, उर्दू में भी और हिंदी में भी। असरारे मादिब उर्दू का साप्ताहिक आवाज खल्क में 8 अक्टूबर 1903 से 1905 तक 1 फरवरी तक धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ। कालांतर में यह देवस्थान रहस्यमय नाम से प्रकाशित हुई। याद रखिएगा, असरारे माबिद उर्दू का उपन्यास है जो हिंदी में रूपांतरण होकर देवस्थान रहस्य नाम से प्रकाशित हुई। हम खुरबा व हमसबा ये भी उर्दू में लिखा गया है। इसका भी प्रकाशन 1907 में हुआ। बाद में इसका हिंदी रूपांतरण प्रेमा के नाम से हुआ। कृष्णा इसके संदर्भ में अमृतलाई लिखते हैं कि इसकी समालोचना अक्टूबर-नवंबर 1907 के जमाना में निकली थी। इसी आधार पर कृष्णा का प्रकाशन वर्ष 1907 में ही कल्पित किया गया। रूठी रानी इसे सन 1907 में अप्रैल से अगस्त महीने तक जमाना में प्रकाशित किया गया था। जलवाए इस्सार यह 1912 में प्रकाशित हुई थी। फिर आई सेवा सदन 1918 में। प्रेमचंद की हिंदी की यह पहली उपन्यास है। 1918 में लिखी गई सेवा सदन। यह मूल रूप से उन्होंने बाजारे हुस्न से पहले उर्दू में लिखा था, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण उन्होंने सेवा सदन के रूप में किया। यह स्त्री समस्या पर केंद्रित उपन्यास है, जिसमें दहेज प्रथा, अनमेल विवाह, वेश्यावृत्ति, स्त्री पराधीनता आदि समस्याओं के कारण और प्रभाव शामिल है। जहां डॉक्टर रामविलास शर्मा सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता को मानते हैं। प्रेमचंद 1922 में किसान जीवन पर उनका पहला उपन्यास, इसका मसौदा भी उन्होंने पहले उर्दू में ही गोशाए आफियत नाम से तैयार किया हुआ था, लेकिन इसे पहले हिंदी में प्रकाशित किया। यह अवध के किसान आंदोलन के दौर में लिखा गया। इसके संदर्भ में वीर भारत तलवार जी हैं, कहते हैं कि किसान राष्ट्रीय आंदोलन और प्रेमचंद 1918 से 1922 पुस्तक में लिखते हैं कि 1922 में प्रकाशित प्रेमाश्रम हिंदी में किसानों के सवाल पर लिखा गया पहला उपन्यास है।
इसमें सामंती व्यवस्था के साथ किसानों के अंतर विरोधों को केंद्र में रखकर उसकी परिधि के अंतर्गत पड़ने वाले हर सामाजिक तबके का, जमींदार, तालुकदार, उनके नौकर, पुलिस, सरकारी मुलाजिम, शहरी मध्यम वर्ग और उनकी सामाजिक भूमिका का सजीव चित्रण किया गया है। इसके बाद 1925 में रंगभूमि का प्रकाशन होता है। इसमें प्रेमचंद एक अंधे भिखारी सूरदास को कथा का नायक बनाया गया। पहली बार इस तरह के चरित्र को प्रेमचंद ने नायक बनाकर एक नई इतिहास लिखा। हिंदी कथा साहित्य में क्रांतिकारी बदलाव लाने का श्रेय भी प्रेमचंद को ही जाता है। निर्मला 1925 में प्रकाशित होती है। यह एक अनमोल विवाह की समस्याओं को रेखांकित करने वाला उपन्यास है। इसके बाद कायाकल्प 1926 में प्रकाशित होती है। अहंकार भी प्रकाशित होती है 1926 में, जिसका प्रकाशन कायाकल्प के साथ ही हुआ था। अमृत राय के अनुसार यह अनमोल फ्रांस के याथस का भारतीय परिवेश में रूपांतरण है। इसके बाद उन्होंने प्रतिज्ञा 1927 में लिखी। यह विधवा जीवन तथा उसकी समस्याओं को केंद्र में रखकर लिखा जाने वाला उपन्यास है। कुछ आलोचकों का मानना है कि प्रतिज्ञा लिखने के दौरान ही उन्होंने प्रतिज्ञा जब लिख रहे थे तो उसके मन में विधवा विवाह को लेकर जो प्रश्न उभर रहे थे वो शिवरानी देवी को लेकर थी, इसलिए उन्होंने एक विधवा शिवरानी देवी से विवाह किया था। इनकी अगली रचना है गबन, जो 1928 में प्रकाशित होती है। उपन्यास की कथा कि जो नायक है रामानाथ तथा उसकी पत्नी जालपा के दाम्पत्य जीवन, रामानाथ द्वारा सरकारी दफ्तर में गमन, जालपा का उभरता व्यक्तित्व आदि घटनाओं को केंद्र में रखकर इस उपन्यास को लिखा गया है। कर्मभूमि 1932 में लिखी गई। यह अछूत समस्या, उनके मंदिर में प्रवेश तथा लगान इत्यादि की समस्याओं को उजागर करने वाला है। उनका अंतिम उपन्यास, जिसको हम लोग पूर्ण कर सकते हैं, 1936 में लिखा गया, जिसे हम किसान जीवन का दस्तावेज करते हैं, वह है गोदान, जिसका प्रकाशन 1936 में है। यह उनका अंतिम पूर्ण उपन्यास है, जो किसान जीवन पर लिखी गई अद्वितीय रचना है। इस पुस्तक का अंग्रेजी अनुवाद द गिफ्ट ऑफ काउ नाम से प्रकाशित हुआ। द गिफ्ट ऑफ काउ के नाम से प्रकाशित हुआ। इसकी 1936 में ही लिखी गई मंगलसूत्र उपन्यास है, जो कि अप्रकाशित और अपूर्ण रही है। उपन्यास के संदर्भ में अमृत राय प्रेमचंद की जीवनी में लिखते हैं कि इनका प्रकाशन लेखक देहांत के उपरांत 1948 में हुआ। अमृत राय का मानना है कि इनका प्रकाशन का जो वर्ष 1948 है, जबकि ये लिखी गई थी, अधूरे रूप में रह गया था 1936 में। अब हम चलते हैं प्रेमचंद की कहानियों के ऊपर। प्रेमचंद ने तो लगभग आधे दर्जन उपन्यास लिखे। अब इन्होंने अपनी कहानी में लगभग 300 कहानियां लिखी है। उनकी अधिकतर कहानियों में निम्न और मध्यम वर्ग का चित्रण है। डॉक्टर कमल किशोर गोयनका ने प्रेमचंद की संपूर्ण हिंदी उर्दू कहानी को प्रेमचंद कहानी रचनावली नाम से प्रकाशित कराया। उनके अनुसार प्रेमचंद ने कुल 301 कहानियां लिखी, जिनमें 3 अभी भी अप्राप्य हैं। प्रेमचंद का पहला कहानी संग्रह सोजे वतन, जिसको राष्ट्र का विलाप नाम से जून 1908 में प्रकाशित हुआ, इसी संग्रह की पहली कहानी दुनिया का सबसे अनमोल रतन को आमतौर पर उनकी कहानी प्रकाशित कहानी माना जाता है। डॉक्टर गोयनका के अनुसार कानपुर से निकलने वाली उर्दू मासिक पत्रिका जमाना के अप्रैल अंत में प्रकाशित सांसारिक प्रेम और देश प्रेम, इसके दुनिया और पूर्व वतन वास्तव में इसकी पहली प्रकाशित कहानी है। इनकी कुछ कहानियों की सूची में हम देख सकते हैं अंधेर, अनाथ लड़की, अपनी करनी, अमृत, अलगुच्छा, आखिरी तोहफा, आखिरी मंजिल, आत्मसंगीत, आत्माराम, दो बैलों की कथा, आला, इज्जत, इज्जत का खून, इस्तीफा, ईदगाह, ईश्वरीय न्याय, उद्धार, एक आंच, एक ट्रेस, कप्तान साहब, कर्मों का काफल, क्रिकेट मैच, कवच, तिलक, कोई दुख ना हो, बकरी खरीदला, कौशल, खुदा की गैरत की कटार, गुल्ली डंडा, घमंड आदि इन्होंने कई सारी कहानियां लिखी, जिनमें पंच परमेश्वर, बूढ़ी काकी जैसी कहानियां बहुत ही प्रचलित कहानियां हैं, जो अक्सर हमें देखने को मिल जाती है। इनकी कहानी संग्रह में सप्त सरोज 1917 में प्रकाश में आया था और ये पहला संस्करण है।
जो प्रेमचंद की 7 कहानियां संकलित हैं। बड़े घर की बेटी, शौक, सज्जनता का दंड, पंच परमेश्वर, नमक का दरोगा, उपदेश तथा परीक्षा। नवनिधि या प्रेमचंद की 9 कहानियों का संग्रह है, जैसे राजा हरदौल, रानी सारंदा, मर्यादा की वेदी, पाप का अग्निकुंड, जुगनू की चमक, धोखा, अमावस्या की रात्रि, ममता, पछतावा आदि है। इसके अलावा प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम प्रतिमा, प्रेम द्वादशी, समर यात्रा। इस संग्रह के अंतर्गत प्रेमचंद की 11 राजनीतिक कहानियों का संकलन किया गया। उदाहरण स्वरूप जेल, कानूनी कुमार, पत्नी से पति, लांछन, ठाकुर का कुआं, शराब की दुकान, जुलूस, आवती, मैकू, होली का उपहार, अनुभव और समर यात्रा है। मानसरोवर भाग 1, वधू और कफन। उनकी मृत्यु के बाद उनकी कहानियों का शीर्षक मानसरोवर के रूप में प्रकाशित हुई, जो 8 खंडों में प्रकाशित हुई। कहानी के अलावा मुंशी प्रेमचंद ने नाटक भी लिखा, जिनका संग्राम 1923 में प्रकाशित हुई। इस नाटक का विषय ये किसानों के मध्य व्याप्त कुरीतियों तथा किसानों की फिजूल खर्ची के कारण हुआ कर्ज और कर्ज न चुका पाने के कारण अपनी फसल निम्न दाम में बेचने जैसी समस्याओं पर विचार करने वाला नाटक है। इसके बाद उन्होंने करबला लिखा, जो 1924 में प्रकाशित हुई। इसके बाद प्रेम की वेदी लिखी गई, जो 1933 में प्रकाशित हुई। ये नाटक शिल्प और संवेदना के स्तर पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनकी कहानियों और उपन्यासों में इतनी ऊंचाई प्राप्त कर ली है कि नाटक के क्षेत्र में प्रेमचंद को कोई खास सफलता नहीं मिली। ये नाटक वस्तुतः संवादात्मक उपन्यास ही बन गए हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि मुंशी प्रेमचंद अपने कथा साहित्य के व्यक्तित्व के कारण पूरे साहित्य जगत में मुंशी प्रेमचंद जी एक साहित्य सम्राट के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। साहित्य सम्राट के कारण हम इसलिए कहते हैं कि इनके साहित्य को, इनके उपन्यास को केंद्र में रखकर एक युग का ही निर्माण हो गया, जिसे हम प्रेमचंद युग कहते हैं। जब उपन्यासों की चर्चा करते हैं तो उसके केंद्र में प्रेमचंद होता है। प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास, प्रेमचंद के पूर्व उपन्यास और प्रेमचंद उत्तर उपन्यास। अर्थात समझ में यह आ ही रहा है कि प्रेमचंद एक ऐसे सशक्त व्यक्ति थे जो जिनके केंद्र में रखकर एक काल ही नाम रखा गया, प्रेमचंद युग। धन्यवाद।